जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निशांत स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, डीपीएचसीएम की वैकेंसी आ चुकी हैं और डीपीएचसीएम की वैकेंसी आने के बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। दिल्ली पुलिस में और भी वैकेंसी आई है, कांस्टेबल की आ गई है, आपकी एडब्ल्यूटीपीओ की आ गई है, साथ में सीपीओ की वैकेंसी आ गई हैं। तो वो इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहे हैं जो बीएसएफ एचसीएम वाले बच्चे हैं कि अब हम किस पे फोकस करें। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो डीपीएचसीएम की वैकेंसी आई है उसका जो नोटिफिकेशन है मैं उसको आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि उसमें क्या क्राइटेरिया चाहिए, कितनी उसमें हाइट मांगते हैं और साथ में क्या टाइपिंग का प्रोसेस है, क्या उसमें रिटर्न का प्रोसेस है। उन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ आपको नोटिफिकेशन से, क्योंकि किसी भी वैकेंसी में जब हम ऐड होते हैं या फिर किसी भी वैकेंसी के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं अपनी, तो उसका नोटिफिकेशन के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। साथ में उसका सिलेबस क्या है वो पता होना चाहिए, तभी हम अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे और एक अच्छा बेहतर वे दे पाएंगे। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। मैं आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा फ्यूचर एचसीएम के नाम से, उसमें आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। वहाँ पे जो आपका क्विज सेक्शन चलता है उसमें आपका मैथ्स का क्विज़ हो गया, रीजनिंग का क्विज़ हो गया, साथ में आपका जो कंप्यूटर है बीएसएफ एचसीएम में और आपका डीपीएचसीएम में उसका क्विज़ हो गया। और उसके साथ साथ अब जब हम डीपीएचसीएम की तैयारी भी करेंगे तो उसके साथ साथ हम इंग्लिश का क्विज़ भी स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। तो आप वहाँ से अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। आप उसमें कैसे ज्वाइन होगे वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं, जो डीपीएचसीएम का नोटिफिकेशन आया है उसको, ताकि हमें एक क्राइटेरिया पता लग जाए, क्या सिलेबस है वो पता लग जाए और हम अपनी तैयारी को उस हिसाब से एक अच्छे फ्लो में कर पाएँ। तो पहले बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन जो आया है एचसीएम का, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसका नोटिफिकेशन है जो कि आपका 29 तारीख में आ गया था और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको फुलफ़िल करनी होंगी नोटिफिकेशन के हिसाब से, ताकि आप फॉर्म फिल कर पाओ। तो उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेट देख लो आप, 29 तारीख से आप 29 सितंबर से 20 अक्टूबर तक इसके फॉर्म फिल कर सकते हो और 20 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। साथ ही जो आपकी करेक्शन विंडो है वो 27 अक्टूबर को खुलेगी और 29 अक्टूबर तक खुली रहेगी। उसमें आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हो। बाकी मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर दो, लास्ट टाइम का वेट ना करो, फिर सर्वर बिजी हो जाता है जिसकी वजह से आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। ठीक है, बाकी अब बात कर लेते हैं इसमें सीट कितनी है और कैसे कैसे प्रोवाइड की गई हैं। देखो, ओपन के लिए आपके 151 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 31, ओबीसी के लिए 67, एससी के लिए 40 और एसटी के लिए 6 सीट हैं। टोटल जो वैकेंसी हैं वो 295 है मेल के लिए और एक्स सर्विस मैन की इसमें है 46 वैकेंसी। अगर टोटल देखा जाए तो 341 वैकेंसी आपके मेल्स के लिए हैं और जो फीमेल्स के लिए हैं वो आपकी 168 वैकेंसी हैं। ठीक है, बाकी अब बात कर लेते हैं इसका जो एज रिलैक्सेशन है वो कैसे कैसे मिलेगा। आप देख सकते हो जो यूआर के लिए एज है वो 18 से 25 साल तक की है और जो है आप 2/7/2000 से पहले के या फिर 1/7/2007 के बाद के नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। बाकी SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल का। यह आप देख सकते हो PWBD और PWBD OBC SC ST इनमें इतने इतने एज रिलैक्सेशन है। बाकी स्पोर्ट्समैन के लिए भी अलग से एज रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने। और अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमें कोई भी वैकेंसी हम देखते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसमें सिलेबस क्या है और कैसे उस पर ध्यान देना है। तो अब बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है सिलेबस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। टाइपिंग वगैरह के बारे में बाद में करेंगे बात। सबसे पहले हमारा रिटन एग्ज़ाम है तो रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं कि उसमें सिलेबस क्या है आपका। तो देखो, जो आपका सिलेबस है वो ये है। आपका जनरल अवेयरनेस आता है। टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 नंबर का पेपर होता है और 100 मार्क्स ही मिलते हैं आपका। इसमें जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो दे रखा है इन्होंने, बेसिक अर्थमेटिक स्किल लिख तो रखा है लेकिन इसमें एडवांस के क्वेश्चन भी आते हैं आपके 4 से 5। वो अभी मैं सिलेबस आपको दिखाऊंगा जब डिस्क्राइब कर दूंगा उसके बारे में। तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं 20 नंबर के ही, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं 25 नंबर के, 25 इंग्लिश के आते हैं, बेसिक नॉलेज रहती है 25 नंबर के आते हैं। और से फिर 10 क्वेश्चन आपके इसमें कंप्यूटर के आते हैं। कंप्यूटर में जो मेन फोकस दिया जाता है इसमें MS एक्सेल पर और वर्ड पर दिया जाता है। तो ये दो चैप्टर जो है आपके कंप्यूटर में बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कंप्यूटर में आराम से स्कोर उठा लोगे।
और इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो क्या चेंज हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पिछली बार इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, जब 800 कुछ वैकेंसी आई थी, तो जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी 0.5 की, मतलब 1/2 की नेगेटिव थी। लेकिन इस बार इन्होंने 1/4 की नेगेटिव कर दी है। तो इस वजह से भी इसका मेरिट पर क्या असर पड़ेगा उसमें भी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका जो मतलब सिलेबस है, मतलब जिससे जितने क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं सिलेबस कहाँ पे है इसका। देखो सिलेबस में जनरल अवेयरनेस का ये दे रखा है इन्होंने सारा। आपका इसमें देखो क्या क्या आ जाएगा। आपका इसमें ज्योग्राफी आ जाएगी, हिस्ट्री, कल्चरल, इंडियन इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह और साइंस वगैरह आ जाती है इसमें। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो आपके अर्थमेटिक इन्होंने लिख रखा है, लेकिन इसमें एडवांस के भी कुछ पोर्शन दे रखे हैं। जैसे आपका इसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गया और रेडियंस मेजर्स हो गया, पॉलीगन हो गया आपका और डीआई हो गया। तो ये जो 2D 3D हो गए, तो ये सब जो आपका ये एडवांस मैथ का पोर्शन है। तो अलजेब्रा वगैरह इसमें ही आता है वो सब कुछ। तो मैथ्स में आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पूछेगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक लिख रखा है। जनरल इंटेलिजेंस का आपका ये है सिलेबस। इसमें आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, रिलेशनशिप्स कंसेप्ट हो गया, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गई और एनालॉजी वगैरह हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, सोशल इंटेलिजेंस हो गई, ये सब आ जाते हैं चैप्टर। बाकी इंग्लिश में आपका स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स हैं, स्पेलिंग एरर्स हैं, साथ में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, क्लोज टेस्ट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, ये सब है। तो बात हो गई आपकी पूरे सिलेबस की, मैंने आपको दिखा दिया है। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स में देखो आपका MS एक्सेल और वर्ड इन्होंने अलग से लिख रखा है ऊपर। इंटरनेट वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए अच्छी, तो जिससे क्वेश्चन बनते हैं उन्होंने ऊपर हाईलाइट कर रखे हैं। बाकी टोटल सिलेबस तो ये दिखा रखा है इन्होंने नीचे। अब बात कर लेते हैं जो इसमें मेन चीज़ है। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद भी बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, वो किस चीज़ में होते हैं, वो है आपकी टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट देखो कैसे है इसमें। जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा, रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद आपका फिर ये होगा फिज़िकल, तो होगा ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें आपकी रनिंग हाइट चेस्ट वेट जो भी होता है वो होगा। और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो टाइपिंग टेस्ट आपका इसमें 25 नंबर का है। ये 25 नंबर हर किसी के बस की नहीं होते हैं लाने। ये 25 नंबर कैसे आप ले सकते हो और आपकी कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए टाइपिंग पर और क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। वीडियो को देखना लास्ट तक पूरा। और लास्ट में आपका एक ये होता है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है, मतलब इसमें MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें करवाते हैं वो सिस्टम पर, वो आपको करनी होती है। वो बहुत नॉर्मल होता है, क्वालिफाइंग होता है, उससे आप इजीली कर लोगे। 25 नंबर कैसे कैसे हैं अब उन पे बात कर लेते हैं। पहले देखो जो मिनिमम स्पीड चाहिए, अगर मिनिमम बताऊं तो हिंदी की स्पीड चाहिए आपको कितनी, 25 वर्ड पर मिनट अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो। और साथ में जो स्पीड चाहिए इंग्लिश की वो चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, लेकिन आपको उस पर सिर्फ 10 नंबर ही मिलेंगे। अगर आपको फुल में से फुल नंबर चाहिए, मतलब 25 में से 25 चाहिए, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप यहाँ देखिए, जो ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसमें आपको क्या करना है। आपकी जो रनिंग है 1600 मीटर होगी, 7 मिनट में करनी है बॉयज़ के लिए। और 12.5 फीट लॉन्ग जंप है आपकी और 3.5 फीट आपकी हाई जंप है। ठीक है, 3 चांस मिलते हैं आपको करने के लिए। और लड़कियों में 800 मीटर है 5 मिनट में। और उसके साथ साथ आपका 9 फीट हाई लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। ये हो गया फिजिकल का। हाइट आपको कितनी चाहिए इसमें, जो मेरे कैंडिडेट हैं उनको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको 5 सेंटीमीटर का, अगर आप ये हमारे पहाड़ी एरिया हैं, हिल्स एरिया जो हैं उनसे बिलोंग करते हो तो ST कैंडिडेट को भी मिल जाता है। और या फिर किसी के पेरेंट्स जो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी ज्वाइन है और वो अपनी सेवा दे रहे हैं वहाँ पे, तो उनको भी रिलैक्सेशन, वो हाइट का रिलैक्सेशन मिल जाता है। आप हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट ले सकते हैं। फीमेल में 157 सेंटीमीटर, सेम वही क्राइटेरिया है। और बाकी अब बात कर लेते हैं टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग में देखो क्या क्राइटेरिया है। टाइपिंग में इंग्लिश में जो ये 25 मार्क्स है वो कैसे कैसे मिलेंगे आपको, यहाँ देखो। जो ये है यहाँ पे लिखा है बिलो 30 WPM, तो डिस्क्वालीफाई हो अगर
इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड पर मिनट से कम स्पीड आती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट से कम स्पीड आती है तब भी आप डिस्क्वालीफाई होगे। लेकिन आपकी 30 WPM आ जाती है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 31 से 35 WPM के बीच में 12 मार्क्स मिलेंगे। 36 से 40 के बीच में आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। 41 से 45 के बीच में आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। और साथ में आपको अगर आपकी 46 से 50 आती है तो 21 मार्क्स, और अगर 50 से प्लस आती है मतलब 51 WPM स्पीड आती है आपकी तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जो बच्चे हैं वो यहीं पर अटक जाते हैं ज़्यादातर 18 से 21 के बीच में। और हिंदी में 5-5 कम करते चले जाओ आप। 25 WPM पे 10 मार्क्स, 26 से 30 पे 12, 31 से 35 पे 15, 36 से 40 पे 18 और आपका 41 से 45 पे 21, और साथ में 45 अब अगर आप स्पीड लेके आओगे तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें आपका जो फॉर्मूला है वो कैसे लगता है, देखो जो आपका टोटल स्ट्रोक्स है वो आपका 5 की स्ट्रोक्स लगेंगे, जैसे आपका BSF HCM में लगता है। और BSF HCM के लिए मैंने पहले वीडियो बना रखी है एक, उसको आप देख सकते हो। तो 1750 की स्ट्रोक जो है वो आपका 35 वर्ड पर हो जाएगा। बाकी जो आपका मिस्टेक्स है वो कैसे काउंट होगी, 1 वर्ड फॉर ईच मिस्टेक, मतलब पूरा 1 वर्ड कटेगा और 1 मिस्टेक के उससे। लेकिन कैसे कटना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके इसमें स्पीड कटेगी, मतलब जो आपका एरर्स काउंट होंगे वो कैसे काउंट होंगे। मान लीजिए आपने 2000, देखो यहाँ पे फॉर्मूले में समझा रखा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी। मान लो आपने 2000 की स्ट्रोक दबाए, मतलब 2000 की डिप्रेशन दबाए, तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके 400 वर्ड निकल के आएंगे, क्योंकि ये एवरेज 5 की स्ट्रोक का 1 वर्ड मानते हैं। तो आपके 40, ये स्पीड होगी 40 की। जब आप 400 वर्ड आ जाएंगे, 400 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से क्यों डिवाइड करते हैं क्योंकि 10 मिनट की हमारी टाइपिंग होती है, इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 40 WPM की स्पीड आ गई। और मान लो आपने नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स डन, मान लो आपने 10 गलतियाँ कर दी, 40 की स्पीड में आपने 10 गलतियाँ कर दी। ठीक है, तो वो जो 10 गलतियाँ करी ना, वो 10 गलतियाँ तुम्हारी इसमें से नहीं कटेंगी 400 वर्ड में से। 400 वर्ड में से कट के 390 आ गई तो 39 वर्ड पर मिनट हो गई, नहीं। जो वो 10 गलतियाँ कटेंगी आपकी कटेंगी इसमें से, जो आपकी ग्रॉस स्पीड आएगी 40 WPM जो आएगी ना, उसमें से 10 गलतियाँ कटेंगी। 1 वर्ड के लिए एक स्पीड माइनस, समझ रहे हो। तो 40 में से डायरेक्ट 10 कटेंगे तो आपकी 30 WPM हो गई स्पीड। तो गलतियाँ बहुत सोच समझ के करनी है, कोशिश करना है कि गलतियाँ इसमें हो ही ना। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप अपनी टाइपिंग कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो मैंने आपको बताया था क्वालिफाइंग का एक फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है कंप्यूटर में, ये उसके लिए है। ये MS वर्ड में आपसे ये चीज़ें करवा के देखी जाती हैं, पावर पॉइंट में ये चीज़ें करवा के देखी जाती हैं, 10-10 मिनट के होते हैं ये। और एक्सेल में आपसे ये चीज़ें करवा के देखी जाती हैं। बस इतना ही है इसमें। बाकी अब इसका सिलेबस कैसे कैसे कवर करना है, देखो हमने BSF HCM के लिए तो चीज़ें चलाई रखी हैं। इसमें आपको अलग से क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें आपको अलग से पढ़ना होगा क्या, इंग्लिश और आपकी GS। तो उसके लिए हमने क्या चीज़ें चला रखी हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो DPHCM का नोटिफिकेशन था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम कि हमें फोकस किस पे करना है, DPHCM पे फोकस करें या फिर BSF HCM पे फोकस करें। तो मैं आपको बता दूं, देखो BSF HCM की आप एक स्टेज क्लियर करके आ चुके हो, आपका फिजिकल क्लियर हो गया है। तो इसमें जो कंपटीशन है वो अगर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा कंपटीशन आप कम कर चुके हो। ठीक है, क्योंकि 8.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। 8.5 लाख में से आपके जो बच्चे हैं इस टाइम 2,75,000 बच्चे हैं। अब 2,75,000 बच्चों में कंपटीशन है खाली, उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी देखो RPF SI गई है आपकी, RPF कांस्टेबल गई है। अब SSC GD जो थी वो भी आपका मेडिकल हो जाएगा अक्टूबर में उसका भी, तो वो बच्चे भी ले जाएंगे। तो उसमें और कंपटीशन कम ही हो रहा है। लेकिन DPHCM की बात करें तो DPHCM में आपका कंपटीशन अब बढ़ेगा। अब उसके फॉर्म फिल होंगे, फॉर्म अप्रोक्स 8-8.5 लाख से ऊपर ही फॉर्म जाते हैं उसमें। और इसमें कंपटीशन हाई होने का एक रीज़न और बताता हूँ मैं आपको। देखो जो हमारा BSF HCM था उसमें तो आपका जो फिज़िकल था वो पहले हो गया। तो फिज़िकल पहले होने से जो आपके पढ़ने वाले बच्चे थे, जो ज़्यादातर अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपना पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं इसमें से। तो यहाँ पे कंपटीशन इसमें कम हो गया। लेकिन जो दिल्ली पुलिस HCM है इसमें कंपटीशन हाई क्यों रहेगा, देखो इसमें रिटन एग्ज़ाम आपको पहले होगा।
तो यहाँ पे आपके CGL वाले बच्चे भी बैठेंगे और CPO, आपका CHSL हो गया, MTS हो गया, मतलब जिनमें भी इंग्लिश आती है आपकी वो बच्चे बैठेंगे। और इसमें कंपटीशन हाई होने का यही रीज़न होता है कि यहाँ पे आपके हर लेवल के बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा क्योंकि इसका फिजिकल बाद में है, तो वो बच्चे पहले ही मेरिट बढ़ा देंगे। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है BSF HCM के मुकाबले। लेकिन आप फोकस दोनों पे कर सकते हो। दोनों पे फोकस कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आप जो हमारा ग्रुप है फ्यूचर HCM, उसमें डेली क्विज़ होते हैं। तो आपको मैं क्विज़ का टारगेट दे दिया करूँगा सुबह कि आपका इस सब्जेक्ट का और इस चैप्टर का क्विज़ होगा। फिर आपको बस वो अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ना है और शाम को उसका क्विज़ लगा लेना है। 10 बजे क्विज़ होता है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, ठीक है। तो उसमें आपका जो GS के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, या फिर आपका क्या बोलते हैं करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक GK हो गया, इनका जो क्विज़ है वो हम वहाँ पे करवा लिया करेंगे रात में। और साथ में आपका इंग्लिश का क्विज़ भी ऐड कर दूंगा इसमें मैं। अभी वहाँ पे BSF HCM के लिए क्विज़ चल रहे हैं। कंप्यूटर का तो आपका ऑलरेडी चलता ही है वहाँ डेली। कंप्यूटर, हिंदी और आपका मैथ्स का और रीजनिंग का ये क्विज़ आपके चलते हैं वहाँ, ठीक है। तो ये टॉपिक हम ऐड कर लेंगे, वहाँ पे से आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। बाकी आप ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्चिंग टैब में सर्च करना फ्यूचर HCM, तो वहाँ से आपको पब्लिक ग्रुप है हमारा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओगे। फ्यूचर HCM की ही DP लग रही है उस पर। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। और रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन देखो BSF HCM में DP HCM के मुकाबले कुछ भी कंपटीशन नहीं है। अगर आप स्टे करना चाहते हो तो स्टे कर सकते हो BSF HCM पर ही। बाकी अगर आपको ये है कि नहीं हमें तो पता नहीं इसका एग्ज़ाम कब होगा और हमें और भी वैकेंसी की तरफ मूव कर देना चाहिए, तो आप जा सकते हो वैसे। लेकिन कॉम्पिटिशन इसमें बहुत कम है और वैकेंसीज़ के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन एग्ज़ाम तो होगा ही ना। बाकी दो चीज़ों पे फोकस नहीं हो सकता है कभी भी। अगर आप ये सोचो कि हम इसे भी कर लें और इसे भी कर लें तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो और अच्छे से करो और अपना बेस्ट उसी में दो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से समझा पाया होऊंगा। और आज की वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।